तो ये जो जीएस सेकंड है, इसमें जो है ये 4 तरह की विषय वस्तु आप लोगों के सिलेबस में है। एक तो आईआर है, एक जो पोलिटी वाला पोर्शन है, गवर्नेंस है और सोशल जस्टिस है। तो हम लोग जो है आईआर वाला पोर्शन आज शुरू करेंगे और जीएस सेकंड पूरा समाप्त होने में जो चारों पोर्शन है इसको 4 महीने का समय लगता है, लगभग 4 महीने लगेगा। और फिर आप लोगों को पता ही है कि मंडे से फ्राइडे ही क्लास होती है, सैटरडे को टेस्ट होता है और संडे को बंद रहता है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सैटरडे संडे को भी क्लास होगा, लेकिन टाइम यही रहेगा जो मतलब 12-15 से लेकर 2, सवा 2 तक, 2:30 तक जो है टाइम यही रहेगा। टाइम चेंज हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग आईआर वाला पोर्शन आज शुरू करेंगे। तो आईआर में सामान्यतः जो है लगभग 30 क्लास लगता है। पोलिटी में जो है लगभग 35 से 36 क्लास, कभी कभी मान लीजिए कुछ नए नए मुद्दे आ गए हैं तो मान के चलिए कि 40 के आसपास भी क्लास लगता है। गवर्नेंस में सामान्यतः 10 से 12 क्लास होता है और सोशल जस्टिस में जो है लगभग 18 से 20 क्लास होता है। चूँकि करंट के बहुत सारे टॉपिक इसमें आते हैं तो ये लगभग जो है 4 महीने में आपका कोर्स खत्म होगा। तो आईआर का जो है टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। और जो आईआर में आप लोगों को देखिए, जो पहले तो सिलेबस बता दूं कि क्या क्या सिलेबस हम लोग का है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो आप लोगों का ये सिलेबस है, इसमें शुरू में जो है पोलिटी दिया गया है, पोलिटी का सिलेबस है। फिर उसके बाद जो है पोलिटी के बाद जो है सामाजिक न्याय का है, सामाजिक न्याय के बाद जो है गवर्नेंस का है, फिर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिलेबस। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें जो लिखा गया है उसको हम लोग 7 भागों में बांट सकते हैं। मतलब 7 तरह की विषय वस्तु आप लोगों को पढ़ना है। कोई भी विषय जब पढ़ा जाता है, देखिए आईआर सामान्यतः जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है केवल करंट की विषय वस्तु नहीं आती है। ये मान के चलिए कि 5-6 प्रश्न यदि आता है, आईआर से सामान्यतः प्रश्न भी बता दें कि 5-6 प्रश्न जो है आईआर का रहता है। पोलिटी के जो है 8 से 9 प्रश्न रहते हैं, कभी कभी 10 भी रहता है। सबसे ज़्यादा पोलिटी का क्वेश्चन होता है, 5-6 आईआर के प्रश्न होते हैं। गवर्नेंस के जो प्रश्न होते हैं कभी 2 कभी 3 इस तरह से प्रश्न होते हैं। और सोशल जस्टिस के जो है कभी 3 प्रश्न कभी 4 प्रश्न इस तरह से होते हैं। इस तरह से ये वेरिएशन करता रहता है। कभी कभी देखे होंगे आईआर के 4 ही प्रश्न आए हैं, जैसे पिछले साल 5 ही प्रश्न आया था। उसके पहले देखेंगे तो 6 प्रश्न भी आईआर का पूछा था। पोलिटी के जो है इस बार देखा जाए तो 8-9 प्रश्न थे। इसके पहले देखेंगे तो एक बार 7 प्रश्न भी था, एक बार 11 प्रश्न भी थे। तो ऐसे ये बदलता रहता है। लेकिन हम लोगों को जो है ध्यान रखना है कि जो हम लोग का सिलेबस है, कभी हो सकता है कि गवर्नेंस के ज़्यादा प्रश्न आ जाए। अभी तो 2 ही 3 प्रश्न रहते हैं गवर्नेंस के। आईआर की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि केवल जो है करंट का पूछता है। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया कि 6 प्रश्न आता है, तो 6 प्रश्न में मान लीजिए कि 2 या 3 प्रश्न परंपरागत रहता है और इसमें जो है 2 या 3 प्रश्न जो है करंट से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए यूक्रेन संकट है, तो यूक्रेन संकट के बाद जो है अब ऐसे प्रश्न पूछेगा कि यूक्रेन संकट के बाद जो है भारत अमेरिका संबंध। अब ये देखा जाए तो करंट भी है, परंपरागत भी, दोनों मिलाकर पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए सोवियत संघ का विघटन हो गया, आया हुआ है प्रश्न 3-4 साल पहले कि सोवियत संघ के विघटन का जो है बताया जाए तो भारत और रूस संबंधों पर प्रभाव, या सोवियत संघ के विघटन का कारण भी पूछा है। अब मान लीजिए यूक्रेन संकट चल रहा है, तो यूक्रेन संकट के पीछे जो है सोवियत संघ का विघटन ही तो है। तो देखा जाए तो उसका जो भूमिका लिखा जाएगा वो सोवियत संघ के विघटन से ही भूमिका उसका लिखना पड़ेगा। प्रभाव जो लिखा जाएगा वहीं से पकड़कर प्रभाव लिखा जाएगा। टोटल तो करंट से आप लिख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए अमेरिकी प्रभुत्व है, तो अमेरिकी प्रभुत्व 1990 के बाद चल रहा है। अब यूक्रेन संकट के बाद जो है अमेरिकी प्रभुत्व का स्वरूप बदला है। तो मान लीजिए अमेरिकी प्रभुत्व के स्वरूप में परिवर्तन का प्रश्न यदि पूछता है, तो फिर आपको बेसिक चीज भी जानना है कि अमेरिकी प्रभुत्व किस तरह का था, उसमें क्यों गिरावट आया, वर्तमान में क्या स्थिति है। मान लीजिए कोई त्रिकोणीय प्रश्न भी आता है कि चीन का भारत अमेरिकी संबंधों पर प्रभाव, या भारत चीन संबंध में जो है अमेरिका की भूमिका, या मान लीजिए भारत पाकिस्तान संबंध में जो है अमेरिका की भूमिका। ऐसे प्रश्न भी आप लोगों के आते हैं। जैसे मान लीजिए यूएनओ है, अब यूएनओ में भारत की भागीदारी बढ़ रही है, तो भारत की भागीदारी बढ़ रही है तो उसमें चीन और अमेरिका किस प्रकार से भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो आप लोगों का सिलेबस है उसको मैं बताया कि 7 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो ये आईआर जो है हम लोग सोचते हैं कि ये करंट की विषय वस्तु है, करंट पढ़ भी लेते हैं। लेकिन किसी के पास 10 साल का पेपर होगा, किसी के पास पेपर है, हाँ मतलब किसी के पास होगा ना, तो नेट पर तो खैर होगा, कोई बात नहीं, कल लाइएगा या घर पे जाके देखिएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि 2-3 प्रश्न जो है बैकग्राउंड से लगाकर पूछता है और 2-3 प्रश्न जो है वो करंट से लाकर पूछता है। तो इसमें यदि हम लोग 7 तरह की चीज़ों को पढ़ लें, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है
वह एक विषय है, एक करंट नहीं है। वो दूसरी बात है कि इसकी प्रकृति जो है करंट की तरह है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी विषय वस्तु करंट से लेकर पढ़ते हैं, लेकिन ये अलग एक सब्जेक्ट है। हम लोग एमए में जो है या एमफिल में अलग इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो बताइए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में रेपो रेट क्या है, इनवर्स रेपो रेट क्या है, चाहे मान लीजिए सब करिए एनपीए क्या है, जो भी ये सब नहीं जानेंगे और भारत की आर्थिक स्थिति पर हम चर्चा करेंगे तो कहाँ आपको समझ में आएगा। आपको पता चले कि जो है वह तापमान के बारे में, जलवायु परिवर्तन पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपको जो है ज्योग्राफी का ABCD पता ही नहीं है तो जलवायु परिवर्तन पर कितना रट के लिख लेंगे। इसी तरह से IR भी है। IR में जैसे मान लीजिए जितना छोटा छोटा बात है, हमें कहते हैं कि जैसे मान लीजिए विदेशी नीति है, कूटनीति है, राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय शक्ति है, शक्ति संतुलन है, ये इसके टर्म है। यदि आप मान लीजिए शब्द ही नहीं जानेंगे और मैं अच्छा से बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लग भी रहा है, लेकिन आप एग्जाम में तो कुछ लिख पाएंगे नहीं। तो सबसे पहला इसमें विषय वस्तु हम लोग को पढ़ना है आधारभूत संकल्पना। आधारभूत संकल्पना सबसे पहला चीज तो यही पढ़ना है। आप लोग 1 2 3 4 करके क्रम से भी लिख सकते हैं। आधारभूत संकल्पना का मतलब ये है कि जितने भी IR में टर्म आता है, पेपर पत्रिका में जितना भी टर्म निकलता है, उन सब जो है शब्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए विदेशी नीति हम बोलते हैं, तब विदेशी नीति क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही पढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं बोला कि यूक्रेन संकट से जो है भारत का राष्ट्रीय हित प्रभावित हुआ है। मान लीजिए हमने प्रश्न 150 शब्द का बनाया, तो राष्ट्रीय हित शब्द का मतलब क्या होता है भाई। जैसे मान लीजिए अच्छा मैथ पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, जिसको मैथमेटिक्स का ज्ञान है, उसको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो जोड़ घटाना तेजी से आना चाहिए, क्योंकि आप जोड़ घटाना ही नहीं कर पाएंगे तो मैथ में चाहे जितना मैं पढ़ा दूं कौन सा आप सवाल लगा पाएंगे। जोड़ घटाना तो अच्छा आना चाहिए ना। इसलिए देखिए बैंक वाले लोग तैयारी करने वाले लोग हैं, SSC का तैयारी करने वाले लोग हैं, तो वो हमेशा ये प्रैक्टिस करते हैं कि मान लीजिए उनको मैं दे दिया 203 में जो है 405 का गुणा करना है, तो हम लोग तो ऐसे ऐसे करके 3 बार लिखेंगे, फिर जोड़े घटाएंगे, फिर आंसर लिखेंगे ना। वो ऐसा नहीं करते, वो देखते ही आंसर लिख देते हैं, इतना होगा, वही अपना उनका फार्मूला है सब। तो ये सब जो ABCD हम लोग मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं, उसी तरह से ये आधारभूत संकल्पना है। अब जितना भी टर्म है, जितना भी आप पेपर में टर्म पढ़ते हैं, सब पढ़ना है। कुछ मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय शक्ति है, नेशनल पावर, या मान लीजिए सब करिए कि जैसे सामूहिक सुरक्षा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, सामूहिक प्रतिरक्षा है, कुछ मैं टर्म लिख देता हूँ। जैसे कूटनीति है, डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है। जैसे रोज पेपर में आजकल पढ़ते हैं भू राजनीति, भू अर्थनीति, रोज पेपर में निकलता है। जैसे नियो क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है। जैसे मान लीजिए उत्तर दक्षिण संवाद क्या होता है, दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या होता है, साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं शीत युद्ध क्या है, नौ शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध आबलिक नौ शीत युद्ध। जैसे मान लीजिए प्रश्न आएगा कि यूक्रेन संकट के बाद जो है शीत युद्ध का पुनरुद्धार हो गया है, पुनः जो है अमेरिका और रूस के मध्य जो है, जो पुराना शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चलता था, उस शीत युद्ध के जो है प्रकृति में परिवर्तन आया है और पुनः शीत युद्ध की परिस्थितियां बनती जा रही हैं। चर्चा करें तो फिर नया शीत युद्ध, या इसी प्रकार से जैसे शक्ति संतुलन, मान लीजिए शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, ये रोज पेपर में आप लोग पढ़ते हैं, मैं तो बस लिख रहा हूँ। जैसे अमेरिकी प्रभुत्व, अमेरिकन हेजोमोनी, इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी, देखे होंगे हर 1-2 साल पर प्रश्न आया होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो देखा जाए, वो जो इंडियन डायस्पोरा है दक्षिण पूर्व एशिया का, उसका भारत के राष्ट्रीय हित में योगदान आया था पिछले साल क्वेश्चन, देखिएगा पेपर में। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप क्या किए कि जब पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ेंगे, मैं अभी बताया कि 4 महीना सिलेबस चलता है, 30 क्लास में IR का पढ़ाऊंगा लगभग मान के चलिए, लेकिन सैटरडे संडे भी बीच में रहेगा, 1-1.25 महीना यही चलना है। तो उसमें जब जितना टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे शक्ति संतुलन है, मान लीजिए मैंने प्रश्न बना दिया कि शक्ति संतुलन की जो परंपरागत अवधारणा थी उसमें जो है जटिलता दिखाई देती है। यूक्रेन संकट के बाद जो है विश्व में शक्ति संतुलन का नया स्वरूप दिखाई दे रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? चर्चा करें। ऐसे ही तो IAS का प्रश्न बनता है। तो अब मान लीजिए शक्ति संतुलन नहीं जानेंगे, सिंपल बैलेंस ऑफ पावर नहीं जानेंगे, कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ पावर नहीं जानेंगे, उसका महत्व समस्या नहीं जानेंगे, फिर कैसे जोड़ेंगे उसको वर्तमान से। इसीलिए तो GS सेकंड में नंबर कम लोगों का मिल रहा है। आप लोग सामान्य रूप से देखिए तो 60, 65, 70 नंबर मिलता है। अब मैं भी लोगों को पढ़ाया हूँ, किसी का मार्कशीट लेके आइए 100 नंबर से कम नहीं होगा,
फेल हुआ पास हुआ उससे मतलब नहीं। कारण क्योंकि मैं ABCD आपको सिखाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा अब लिखिए, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा वो सामान्यतः पॉलिटिकल साइंस का रहता है। GS सेकंड का कॉपी चेक करने वाला कोई इतिहास भूगोल का व्यक्ति नहीं होगा। अब करंट कोई सब्जेक्ट नहीं है भाई, DU में चाहे JNU में चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करंट कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो बताइए को पॉलिटिकल साइंस वाला कॉपी चेक करेगा, उसको टर्म दिखाई नहीं देगा तो उसको हंसी भी आएगा, काट पीट के 10-5 नंबर दे देगा। जाइए आप तो अपने हिसाब से सही लिखिए, लेकिन उसके हिसाब से होना चाहिए ना। तो जैसे मान लीजिए और भी जो टर्म आता है, जैसे मान लीजिए आज सोवियत संघ का विघटन भी पढ़ाता हूँ। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा विश्व पर, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जो पिछले साल क्वेश्चन आया था। इतना ही प्रश्न आया था, इसीलिए पेपर 10 साल का देख रहा था। देखेंगे पिछले साल के पेपर में कि सोवियत संघ के विघटन का भारत पर प्रभाव, इतना ही पूछा है क्वेश्चन 150 शब्द में। तो ये मैं बताया। जैसे मान लीजिए परमाणु मुद्दा है, वो भी सब आधारभूत संरचना ही है परमाणु मुद्दा। अब परमाणु मुद्दा का मतलब जितने मुद्दा है, चाहे MTCR है, चाहे NPT है, चाहे CTBT है, चाहे FMCT है, चाहे वो PTBT है, जितना मुद्दा चल रहा है, चाहे भारत की परमाणु नीति है, चाहे भारत की परमाणु नीति में परिवर्तन है, चाहे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो परमाणु मुद्दा जितना भी है वो सब पढ़ना है। तो मैंने कुछ बताया कि इस तरह का जो जितना भी चीज है आपको टर्म पढ़ना है। पहला चीज तो ये हो गया, पहला पहलू तो ये पढ़ना है। अब दूसरा पहलू जरा सा बताता हूँ। अब दूसरा पहलू क्या पढ़ना है? दूसरा पहलू पढ़ना है भारत की विदेश नीति। अब भारत की विदेश नीति में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए इसमें पढ़ना है भारत की विदेश नीति का जो निर्धारक तत्व है। निर्धारक तत्व का मतलब ये है, आया होगा क्वेश्चन, आप लोग घर पे जाके 10 साल का पेपर जरूर देखिएगा। प्रश्न आया होगा कि भारत का जो इतिहास है, भारत का जो भूगोल है, जो संस्कृति है, वो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है। 150 शब्द में आया होगा। तो इसको निर्धारक तत्व कहा जाता है, जिसमें अभी बताया कि अमेरिकी प्रभुत्व का भारत की विदेश नीति पर प्रभाव। या मान लीजिए सबक करिए जो मंत्रिमंडल हम लोग का इस समय है, या मान लीजिए सबक करिए कि हम लोग के यहाँ जो है जो विदेश मंत्रालय है उसका विदेश नीति पर क्या प्रभाव है। ऐसे जोड़कर प्रश्न आता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग क्या, जैसे अब विदेश नीति का जो कुछ सिद्धांत है, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन है, नेम। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन में हम लोग को जितना भी चीज है वो सब पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या स्वरूप है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, ये भी प्रश्न आया होगा। ऐसे भी आया हुआ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता ऐसे भी आया हुआ। ये अपने दिमाग में रखिए कि आप लोग IR पढ़ रहे हैं, तो इसी समय जो है मैं भी प्रयास करूंगा और मैं नोट्स में भी आप लोगों के जो है सामान्यतः जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन है तो 7-8 पेज में लिखवा रखा हूँ। कारण क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन पर ऐसे आता है तो आप लोग जो है क्लास में मैंने पढ़ाया, मैंने लिखवाया, फिर आप नोट से पढ़ लेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अपने दिमाग से हटाइए कि ऐसे का कोई एक टॉपिक होगा जहाँ से हर साल ऐसे आता है। ऐसा कोई टॉपिक है? इस बार ऐसे आया था, हम लोग कोचिंग में पढ़ाए थे, कितने लोग का पढ़ाया हुआ ऐसे आ गया? नहीं आया। कुछ भी पूछ लेता है, कभी IR पूछेगा, कभी सोशियोलॉजी पूछेगा, कभी पवेट पूछेगा, कभी जो है दर्शन शास्त्र पूछेगा, कभी मान लीजिए हीगल का ही स्टेटमेंट पूछा था, रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। कौन पढ़ाया होगा ऐसे? हीगल को कोई ऐसे में पढ़ाया होगा? एक लाइन बोल देने से ऐसे थोड़ा लिखा जाएगा कि हमने बोल दिया था कि रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। देखिए आ गया ना ऐसे में, तो क्या करेंगे, उसको लिख देंगे उससे 6 पेज, उस पर कुछ होना चाहिए ना। एक लाइन हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन मैंने बोल दिया, ऐसे आ गया, मैं कह दूं गुट निरपेक्ष आंदोलन बोला था। अरे बोला था तो पढ़ाए थे कहाँ, उससे ना ऐसे लिखाएगा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, प्रासंगिकता क्या है, समस्या क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का दूसरा संस्करण चल रहा है जिसको नाम 2.0 कहा जाता है। तो नाम 2.0 क्या है? अब पुराना जो नाम था उससे नाम 2.0 में दोनों में अंतर क्या है, या भारत में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन चला है उसके कौन कौन से चरण रहे हैं, किस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का कितना पतन हुआ है, ये पूरा चीज, गुट निरपेक्ष आंदोलन को क्यों बढ़ावा मिला। मैं मान लीजिए इतने ही प्रश्न पूछूं, ऐसे प्रश्न बनाऊं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो देखा जाए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, IAS में क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है ना जिससे आपको कम समझ में आए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदलती परिस्थिति में भारत की आवश्यकता ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को संपोषित किया। इसका मतलब क्या कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को भारत ने क्यों अपनाया? मान सिंपल प्रश्न मैंने पूछा, इसी को तो मैंने घुमा के बोला है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता क्यों थी? अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता क्यों थी, तो ये कोई रटने उठने का विषय नहीं है। आप एक बार समझेंगे आपको याद रहेगा। अरे भाई ये बताइए, छोटा छोटा बात बताता हूँ कि ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम कहते हैं कि ये 2 गुट चल रहे थे। मान लीजिए एक तरफ नाटो था
और दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट था। ये मान लीजिए अमेरिका के नियंत्रण में, ये यूएसएसआर के नियंत्रण में। अब भारत यहाँ पर था, तो ये बताइए ये अमेरिका क्या गुट था? तो इनके पास विज्ञान तकनीक थी, विज्ञान तकनीक इनके पास थी। इनके पास जो है मान लीजिए जो वार्सा पैक्ट था, इनके पास संसाधन देख तो रहे हैं। सो रूस के पास खनिज तेल, भारत भी तो ले रहा है। भारत कहाँ अमेरिका का दबाव सहन किया? भारत ने तो कह दिया ना कि नहीं भाई हम तेल लेते रहेंगे, क्योंकि भारत को पता है नहीं तेल लेंगे तो उससे हमारे यहाँ समस्या उत्पन्न होगा। ये बताइए भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत को क्या लगा कि हमारा तीव्र गति से विकास होना चाहिए। ये बताइए तीव्र गति से विकास कब होगा? जब विज्ञान तकनीक भी भारत ले ले और संसाधन भी प्राप्त कर ले। तो भारत यदि मान लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनता तभी तो दोनों गुटों से जो है सहायता ले सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होना जो है वह देखा जाए तो कोई विचारधारा नहीं था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होना जो है भारत की आवश्यकता था। अब ये बताइए इसको भूल भी गए तो कौन सी दिक्कत है? अपनी भाषा में लिख के चले आइए। ये मैं समझा रहा हूँ कि आप उसको ये मत समझिए कि हमको इसको रटना है, रट के लिख कर आना है, कुछ नहीं, जो याद हुआ हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि उस समय भारत की स्थिति जब हम लोग आजाद हुए थे, तो जब आजाद हुए थे तो ऐसी दशा में ये बताइए इसी नाटो का मेंबर ही तो ब्रिटेन था। ब्रिटेन साम्राज्यवादी ताकत। ये बताइए ब्रिटेन जो है साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता था, ब्रिटेन से हम आजाद हुए थे। और दूसरी तरफ जो है वो देखा जाए तो यूएसएसआर, वो यूएसएसआर भी तो जो है देखा जाए तो एक प्रकार से तानाशाही को बढ़ावा देता था। भाई साम्यवादी शासन में तानाशाही होती है, तो साम्यवाद का ये समर्थन करता था तो तानाशाही को बढ़ावा देता था। ये बताइए हम जब आजाद हुए थे तो आजाद किस लिए हुए? इसीलिए तो हुए थे कि हमारे यहाँ जो है वो देखा जाए तो हम लोग स्वतंत्र विदेशी नीति का प्रयोग कर सकते। यदि हम नाटो में शामिल हो जाते, यदि अमेरिका का पिछलग्गू राष्ट्र बन जाते, तो ऐसी दिशा में जो है फिर ब्रिटेन से आजादी का मतलब क्या होता? अब मान लीजिए भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं होता है तो ऐसी दशा में जो है सोवियत संघ में यदि शामिल हो जाता, वार्सा पैक्ट में शामिल हो जाता तो तानाशाही को बढ़ावा देना पड़ता। तो भारत की मजबूरी थी कि अब कोई विकल्प नहीं था। जैसे आप ही लोग हैं, मान लीजिए IAS PCS की तैयारी शुरू कर दिए, कितने लोगों का 2-3 साल गुजर भी गया होगा। अब कोई कहता है कि जैसा पीछे लौट चलिए, लौट जाएंगे? नहीं, क्योंकि अब 2-3 साल समय इसमें लगा दिए हैं तो कोई बात नहीं। अब 1-2 साल जो लगेगा लग जाएगा, लेकिन अब तो बन के ही मानना है, क्योंकि आप पीछे हट के अब क्या करेंगे? मान लीजिए अब आप पीछे हट भी गए, सोच लिए कि नहीं अब 3-4 साल समय तो इसमें दे चुके हैं ना, आधा से ज्यादा तो तैयारी हो चुका है, थोड़ा ही तो बचा हुआ है। तो जब सिलेक्शन होने का समय आया तो पीछे क्या हटना है? अरे इस बार पीटी दिए, किसी का पेपर अच्छा हुआ, किसी का खराब हुआ, तो इससे क्या लेना देना है? हमको अपनी कमी का पता चल गया, अगली बार हो जाएगा काम खत्म। तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो भारत को सोचना था कि हम किसी भी गुट में शामिल हो जाएंगे, फिर हमारे आजादी का क्या मतलब होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आजाद हुए थे तो उस समय देखा जाए तो भारत में पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवाद मतलब उदारवाद चल रहा था, थोड़ा सा इसको भी समझा दूंगा। और दूसरी तरफ ये जो है साम्यवाद, ये समाजवाद चल रहा था। तो बताइए हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में ही पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट सब चलते थे। CPI पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल का भारतीय साम्यवादी जो दल है, एक क्वेश्चन टेस्ट पेपर में आप लोगों को दिया था, याद है? भारतीय मजदूर संघ मिलाने के लिए बीजेपी से टेस्ट पेपर में है आप लोगों के, लास्ट वाले टेस्ट पेपर में वही तो क्वेश्चन आया था IAS में। तो उसी से याद आया कि जो एटक इंटक वाला क्वेश्चन नहीं दिया था मिलाने के लिए। बताइए कि भारत जो है देखा जाए तो भारत में पूंजीवादी विचारधारा भी चल रही थी और साम्यवादी विचारधारा भी चल रही थी। तो भारत यदि किसी गुट में शामिल होता तो दूसरे गुट के लोग विरोध करते ना, गृह युद्ध की समस्या आती ना। तो हमारी घरेलू परिस्थिति ऐसी थी कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हो सकते। घरेलू परिस्थिति ऐसी थी कि उदारवादी समाजवादी दोनों मूल्यों को अपनाना था, इसलिए हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्वीकार कर लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मान लीजिए भारत कहता है कि विश्व के हम नेता हैं, मैं देखिए पेपर में आता है ना कि मोदी साहब विश्व के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। तो भारत किसी गुट में शामिल होता तो नेता बन पाता? नहीं बन पाता। भारत केवल औपचारिक जो है आजादी नहीं चाहता था, महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त होना चाहता था, अपना एक विशिष्ट पहचान बनाना चाहता था। जापान हम लोग से मजबूत है कि कमजोर? आर्थिक रूप से मजबूत। जापान विश्व शक्ति बनेगा? पिछलग्गू राष्ट्र है अमेरिका का, चाहे जितना समृद्ध हो जाए। जापान के प्रधानमंत्री, जापान के जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का वैसा स्वागत नहीं होगा जैसा मोदी साहब का अमेरिका में स्वागत होता है। इसी बात को तो जापान को खलता है कि हम इतना समृद्ध होकर भी क्या किए, हमारी विशिष्ट पहचान नहीं है हम लोग की विशिष्ट पहचान। तो मान लीजिए हम कहते हैं यही सब तो चीज लिखना है, उसको अपनी भाषा में लिखना है।
तो मैं बता रहा था कि जो भारत की विदेश नीति या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे पढ़ना है, अब जैसे जितना भी चलता है, जैसे लुक इस पॉलिसी है, जैसे एक्ट इस पॉलिसी है, मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ 2-4। जैसे मान लीजिए पंचशील सिद्धांत है। अब पूछता है कि पंचशील सिद्धांत की वर्तमान प्रासंगिकता। पंचशील सिद्धांत, तो पंचशील सिद्धांत तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं कहूँ कि पंचशील सिद्धांत की वर्तमान प्रासंगिकता तो वो फिर आपको अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जैसे गुजराल सिद्धांत था, गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल सिद्धांत, अब मोदी डॉक्ट्रिन भी आ गया है। या मान लीजिए सपोज करिए यूक्रेन संकट के बाद विदेश नीति में परिवर्तन, यूक्रेन संकट के बाद विदेश नीति में परिवर्तन। जैसे आप देखे होंगे कि आजकल एक सिद्धांत और चल रहा है, स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी, थ्योरी ऑफ स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी, उसको बोलते हैं सामरिक स्वायत्तता का सिद्धांत, रणनीतिक स्वायत्तता, सॉरी रणनीतिक या सामरिक एक ही बात, रणनीतिक स्वायत्तता का सिद्धांत। आजकल अभी 3 साल से ये भी मार्केट में आया है, मोदी साहब का ही सिद्धांत है, रणनीतिक स्वायत्तता। अब इस तरह से जितना विषय वस्तु चलता है सबका इसमें अध्ययन करना है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। बस ऐसे लिख दीजिए, 2-4 मैं एग्जाम्पल लिखवाया हूँ बस, जिससे आपको ये पता चले कि हम लोग को पढ़ना क्या IR में है। ये 4 लाइन लिख तो दिया है, लेकिन इस 4 लाइन का मतलब क्या होता है। अब जैसा तीसरा बात चलिए, अब तीसरा पहलू, 7 पहलू है ना इसमें, ये दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर चलते हैं, रणनीतिक स्वायत्तता, ऐसे 2-4 लिख दीजिए। अब तीसरा पहलू समझिए। तीसरा पहलू इसमें है समूहगत संबंध का मतलब ये होता है कि समूह के साथ भारत का संबंध कैसा है। इसका भी हर साल एक क्वेश्चन आता है, देखे होंगे, कभी दक्षिण पूर्व एशिया का पूछा होगा, कभी अफ्रीका का पूछा होगा, कभी लैटिन अमेरिका का पूछा होगा, कभी भारत यूरोप संबंध पूछा होगा, कभी भारत ओसेनिया संबंध पूछा होगा, कभी भारत मध्य एशिया पूछा होगा। हर साल फिक्स है। तभी वो 10 साल का पेपर ढूंढ रहा था कि आप लोग जब पेपर को देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं अलग अलग क्यों बांट रखा हूँ। सबका एक एक क्वेश्चन आता है हर साल लगभग। तो भारत समूह का संबंध में कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए। भारत दक्षिण पूर्व एशिया, भारत मध्य एशिया, भारत अफ्रीका, भारत लैटिन अमेरिका, भारत पश्चिम एशिया, भारत ओसेनिया, भारत यूरोप। इतना पढ़ के जाएंगे तो एक क्वेश्चन इसमें से दिखाई देगा। कभी यूरोप पूछता है, कभी पश्चिम एशिया पूछा होगा, कभी मध्य एशिया पूछा होगा, ऐसे क्वेश्चन उसका आता है। और चौथा बात समझिए, और चौथा चीज जो पढ़ना है कि महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध। वैसे तो मान लीजिए विश्व में 193 देश हैं, तब 193 देशों का नहीं पढ़ना है। पिछले 1-1.5 साल से जिन देशों के साथ हमारे बहुत मधुर संबंध बने हैं, उन देशों के बारे में हम लोग को अच्छा से पढ़ना है। जैसे आप देखे होंगे कि हमारा जो है, इतने बस दिमाग लगाइए कि मोदी साहब कहाँ कहाँ गए, बस उतना ही। या मान लीजिए 2 तरह के देश होते हैं, एक तो महाशक्तियां हैं, तो भारत रूस संबंध, भारत चीन संबंध, भारत अमेरिका संबंध, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आए चाहे मत आए, क्योंकि बिना इसको पढ़े आप कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं चाहे पश्चिम एशिया समझाऊंगा, फिलिस्तीन इजराइल विवाद समझाऊंगा, चाहे मान लीजिए सपोज करिए अफगानिस्तान अमेरिका संबंध समझाऊंगा, आपको फिर रटना पड़ेगा। और जब मैं ये सब बताऊंगा तो उसी से जुड़ जाएगा जाकर। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध का मतलब 2 तरह के देश हो गए, एक तो महाशक्तियां, महाशक्तियों के साथ संबंध, और अन्य देशों के साथ संबंध। तो महाशक्तियों के साथ संबंध में लिख दीजिए भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत रूस, और अन्य देशों में जो है जो चर्चा में रहा है, जहां जहां मोदी साहब गए हैं, जैसे भारत फ्रांस, या मान लीजिए सब करिए भारत ब्रिटेन संबंध, या भारत जापान संबंध, या मान लीजिए ऐसे समझिए भारत यूक्रेन संबंध। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई यूक्रेन जो है हम लोग के यहाँ, जैसे रासायनिक खाद है, तमाम जो चीजें हैं वो यूक्रेन से ही तो आता था। हम लोग अपना अनाज जो है यूक्रेन को भी देते थे, बहुत सारा चीज। तो अब मान लीजिए यूक्रेन रूस विवाद है, तो भारत यूक्रेन संबंध को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत यूक्रेन संबंध किस प्रकार से है। या मान लीजिए भारत इजराइल संबंध, ऑस्ट्रेलिया संबंध। तो इस तरह से आप लोगों को एक नजर रखना है कि किन किन देशों के साथ हमारे जो है मधुर संबंध बने हैं, उस तरह से। अब देखिए होंगे कभी भारत जापान पूछा होगा, कभी भारत इजराइल पूछा होगा। IR में कठिन क्वेश्चन नहीं आता, आपको इसलिए लगता है, मैं बार बार कहता हूँ, न PT कठिन है न मेंस कठिन है, बनने वाले लोग बनते ही हैं। आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी बन जाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, भले ही 10 दिन ज्यादा लग जाए, सिलेबस पूरा पढ़िएगा। PT का पेपर देख के आपको अनुभव हो गया होगा कि कोई मास्टर कुछ भी कहे कि फला चीज नहीं आएगा, फला चीज नहीं आएगा, उसको अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। UPSC में कब क्या पूछेगा ये बताइए। अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से वापस हो गई, रोज पेपर में मैप निकल रहा था। आपको ध्यान रखना चाहिए था ना कि अफगानिस्तान की सीमा किससे किससे लगी है, कौन सा गलत प्रश्न पूछ दिया है। देखिए है छोटा सा बात, वो भी यदि गलत करके चले आए तो इसका मतलब कि आपने करंट नहीं पढ़ा ढंग से। रोज मतलब मैं भी देखता था, रोज फोटो निकलता था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कहाँ कहाँ से सीमा लगी है, एक नजर केवल डालना था बस। और भी मैपिंग किए होते तो वो भी सही हो गया होता। ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न बहुत खराब पूछा है, भाई UPSC तो अच्छा प्रश्न पूछेगा ही, नो डाउट। और ऐसा भी नहीं कि कोई कोचिंग वाला पढ़ाया हो उसका पूरा पेपर लड़ गया हो, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो मुखर्जी से ज्यादा कलाकार है। ऐसा पेपर बनाते हैं जिससे जो है लोग घूम जाए।
कोई पेपर देके निकला होगा तो ये नहीं बोला होगा कि 80 कर दिए हैं, कोई बोला क्या? सब लोग आराम से ही निकले होंगे। तो ऐसे वो तो भाई देखिए तो परीक्षा है ही है। आईपीएल का मैच हो रहा था, देखिए कोई 100 बना रहा था, कोई 80 बना रहा था, क्या जबरदस्त लोग खेल रहे थे। अभी जरा अफ्रीका के साथ चल तो रहा है T20, देख रहे हैं ना क्या स्थिति है। कल एक मैच जीते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 3 मैच हारे भी तो हैं। तो आईपीएल में खेलना और अफ्रीका के साथ खेलना बराबर नहीं है। आईपीएल में देखिए हम लोग कितना कर रहे थे, अरे गजब भाई गजब खेल रहे हैं, वही खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्योंकि वो मैच दूसरे किस्म का है। तो ये ध्यान रखिए कि यूपीएससी का मैच दूसरे किस्म का है, पीसीएस का मैच थोड़ा दूसरे किस्म का है। तो ये मैं बता रहा था कि एक तो बायलैटरल रिलेशन है, उसको पढ़ना है। अब इसमें 4 बात हो गया। पांचवा पहलू इसमें है पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो इसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पता है पाकिस्तान है, चाहे भूटान है, चाहे श्रीलंका है, चाहे मालदीव है, सब जितने भी हैं उसमें लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। अब अफगानिस्तान को भी पड़ोसी देश में रखा जाता है। म्यांमार भी है, म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान भी है। अब इसके बाद जो है छठी विषय वस्तु क्या है, ये है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन तथा भारत। अब इसमें जो है जैसे मान लीजिए यूएनओ का प्रश्न आता है, जैसे WHO है, जैसे मान लीजिए ILO है, यूनेस्को है, देखे होंगे इसका भी प्रश्न हमेशा आया होगा। जैसे मान लीजिए सार्क है, या मान लीजिए जो वर्तमान में चल रहे हैं जैसे एपेक है या G20 है, इस तरह के जो है, जैसे क्वाड है आता है, जैसे ब्रिक्स है, WTO है, UNO, WHO, ILO, बस 2-4 एग्जाम्पल लिख दीजिए। जो महत्वपूर्ण होगा सब मैं पढ़ा दूंगा। अब देखे होंगे हर साल कुछ ना कुछ इससे भी प्रश्न आया होगा। यूएनओ में मान लीजिए कभी महासभा से क्वेश्चन आएगा, कभी UNSC से क्वेश्चन आएगा, कभी मान लीजिए सब करिए कि जो है वह महासचिव से भी कभी क्वेश्चन आ सकता है, कभी मान लीजिए सब करिए UNSC में सुधार से भी क्वेश्चन आता है, UNSC में जो है भारत की स्थायी संस्था का क्वेश्चन आया होगा। ये सब इसी का क्वेश्चन है। और जो इसमें 7वां पहलू है, तो 7वां जो पहलू है उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से प्रश्न आता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्दे, अब इसमें जो है जैसे मान लीजिए ऊर्जा कूटनीति है, अब इसका भी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए आतंकवाद है, या मान लीजिए पर्यावरण का मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन है, इस तरह के जितने मुद्दे हैं यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आता है। तो ये हम लोग का सिलेबस। अब अपना 4 लाइन का जो सिलेबस यूपीएससी का, आप उसको समझिए। ये सिलेबस सब लोगों के पास है, नहीं तो मैं दिलवा देता हूँ, सिलेबस ले लीजिएगा। देखिए भारत पड़ोसी संबंध लिखा है ना, उसको पढ़ना है पूरा। किसके पास सिलेबस नहीं है? सिलेबस जिसके पास नहीं होगा ले लीजिएगा, 1 नहीं 2 ले लीजिएगा। सिलेबस पहला काम जीवन में करना है कि सिलेबस हमको याद होना चाहिए कि सिलेबस में क्या लिखा है। सिलेबस देख लेना, किसी के पास नहीं हुआ तो दे देना। तो सिलेबस याद होने से क्या फायदा होगा कि कुछ भी पेपर पत्रिका में निकलेगा तो आपको ये पता चलेगा कि GS सेकंड का ये है, GS थर्ड का है, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमारे काम का है। पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज देखिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। तो द्विपक्षीय सबके पास है ना, नहीं होगा तो ले लीजिएगा, है सब। द्विपक्षीय तो मैं देखिए यहाँ पर बताया, द्विपक्षीय बायलैटरल, तो बायलैटरल जो संबंध है द्विपक्षीय, ये आपका सिलेबस है। वैश्विक समूह तब होता है कि विश्व स्तर पर कोई संस्था बनाए, जैसे G20 है, IPSA है, ब्रिक्स है, चाहे मान लीजिए WTO है, चाहे WHO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ILO है। ये इसके बाद देखिए लिखा है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय का मतलब जैसे मान लीजिए होता है कि जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे सार्क है, बिमस्टेक है। अब बिमस्टेक है तो देखा जाए तो सार्क की जगह पर बिमस्टेक चल रहा है, तो बिमस्टेक का क्वेश्चन आएगा, आया भी होगा। देखिएगा पिछले साल, इसके पिछले साल बिमस्टेक वाला, क्योंकि सार्क की बैठक नहीं हो रही है तो बिमस्टेक की बैठक हो रही है, भारत उसका सदस्य है। जैसे मान लीजिए ब्रिक्स है, ये भी क्षेत्रीय संगठन है। जैसे मान लीजिए एपेक है, ये भी क्षेत्रीय संगठन है। जैसे आसियान है, में भारत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ASEAN +1 वार्ता होता है, एक ईस्ट एशिया समिट होता है, ईस्ट एशिया समिट में भारत सदस्य है, इसका क्वेश्चन आता है। तो ये सब जितने भी क्षेत्रीय संगठन है ये है। अब आगे देखिए भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, वही करार का मतलब जो समझौता हुआ है। भारत के हित, भारतीय प्रदेश पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और रणनीति का प्रभाव। इसका मतलब ये हुआ कि जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे चीन है, चाहे इस तरह के जो भी देश हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरी तरफ विकासशील देशों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मंच, उनके अधिदेश, मैंडेट्स, यही सिलेबस है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा ये पूरा। तो सिलेबस आप लोग जान गए।